एक तरह से बिल्कुल समा गया हूँ यहाँ पे। कुछ लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और वहीं ठहर जाते हैं, लेकिन कुछ वापस लौटते हैं अपनी मिट्टी की ओर, क्योंकि उन्हें पता होता है असली पहचान मिट्टी से बनती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सफलता को अपने गांव के नाम कर दिया। ये नाम है रघुहरी डालमिया, डालमिया ग्रुप, जिसने 1932 से उद्योग जगत में पहचान बनाई। OCL इंडिया के अध्यक्ष, IIT दिल्ली के डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी, लेकिन उनकी असली पहचान है चिड़ावा की मिट्टी से जुड़ा एक इंसान। जब उन्होंने देखा पानी की कमी, सूखे खेत, संघर्ष करता किसान, तब उन्होंने तय किया अब इंतजार नहीं, बदलाव होगा। जी हाँ, मिट्टी के महानायक, किसान के सम्मान और धरती के स्वाभिमान की भारत की असली कहानी। कौन होते हैं मिट्टी के महानायक? मिट्टी के महानायक वो होते हैं जो जानते हैं कि हमारे देश की मिट्टी में इतनी ताकत है जो संघर्ष को सफलता में बदल सकती है। कौन होते हैं मिट्टी के महानायक? मिट्टी के महानायक वो होते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी घूमें परंतु अपने गांव की मिट्टी की सौंधी महक को कभी नहीं भूलते, और वो मिट्टी उन्हें बार बार बुलाती रहती है और वो बार बार अपने गांव की तरफ आते रहते हैं। ऐसी एक शख्सियत से आज के मिट्टी के महानायक में हम आपको रूबरू करवाएंगे। जी हाँ, श्री रघुहरी डालमिया जी। क्या उन्होंने किया है, कैसे किया है, वो सब आप इस चर्चा के दौरान जानेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मिट्टी के महानायक में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। सर, एक बहुत ट्रस्ट है जिसके बारे में राजस्थान भर में चर्चा है। एक ऐसा ट्रस्ट है जो आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है और वो प्रयास कर रहा है उन गांवों में पानी को वापस से पुनर्भरण का, अपने ज़मीन के जो जल स्तर है उसे बढ़ाने का, और कई दिन से वो काम कर रहा है। हम जानना चाहेंगे कहाँ से आपने शुरुआत की, कब ये प्रेरणा आई और अभी वो कहाँ तक पहुँचा है? ये करीब 2003 की बात है। 2003 में जब मैं चिड़ावा आया था, मैं रेगुलर विज़िट पहले भी करता था। 2003 में मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि चिड़ावा के अंदर पानी स्तर बहुत तेज़ी से गिर रहा है, और पहले 3 फीट 4 फीट गिरा करता था वर्ष का, अब धीरे धीरे 10 फीट 15 फीट एक साल के अंदर गिरने लग गया है। ये मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगा कि ये हमारा पैतृक स्थान है, पैतृक स्थान की ये हालत अगर हो रही है तो शायद 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में सब वीरान हो जाएगा, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो आबादी नहीं रहेगी, आबादी नहीं रहेगी तो पूरा का पूरा एरिया चिड़ावा और उसके आसपास के गांव सारे वीरान हो जाएंगे। तो वहाँ से एक ये यात्रा शुरू हुई कि क्या हम लोग इस पानी के स्तर को कुछ बदलाव ला सकते हैं क्या? तो यहाँ से हमारी यात्रा आरंभ हुई। सर, हमारी पीढ़ी पर, आप हैं, हम हैं, हमारी पीढ़ी पर एक इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम ये है कि हमारे पूर्वज हमें बहुत शुद्ध पानी के स्रोत दे के गए थे, हमें बहुत खूबसूरत प्रकृति दे के गए थे, परंतु हमने क्या किया? हमने घरों में प्लास्टिक की घास लगा ली, ओरिजिनल घास को उखाड़ के फेंक दिया, पानी के स्रोत ख़त्म कर दिए और बिस्लेरी में, मतलब आप पानी की बोतलों के ऊपर हम डिपेंड हो गए। तो क्या आपको लगता है कि आप जैसे लोग और होने चाहिए जिससे कि वापस से हम उस जगह तक, अगर कम से कम वो ना भी पहुंच पाए तो कम से कम जो इस समय परिस्थिति है कम से कम वहाँ रोक लें? ये बिल्कुल संभव है, और मैं समझता हूँ आज भी भारत में हमारे अलावा कई लोग हैं, मैं कभी उनसे मेरा मौका नहीं मिला मिलने का, लेकिन मैंने सुना है कई लोग हैं जो इस पानी के ऊपर काम कर रहे हैं कि पानी का स्तर कैसे नीचे ना जाया जाए, बढ़ सके तो बढ़ाया जाए, कंजम्पशन उसका कमती किया जाए, और हम लोग शायद उसमें एक छोटी कड़ी हैं, कोई बहुत बड़ी कड़ी नहीं है, क्योंकि हमारा दायरा सीमित है। चिड़ावा के पंचायत समिति और पंचायत समिति के आसपास के जो गांव हैं उसकी एरिया के बाहर के, बस उन गांवों में अभी तक हम काम कर रहे हैं। बट मैं समझता हूँ ज़रूर देश में कई लोग होंगे जो इस पर काम कर रहे होंगे। 2004 रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान, आज 55,000 लोग, 88 गांव, एक लक्ष्य खुशहाली।
जहां पानी नहीं था वहां शुरू हुई जल क्रांति। 2869 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, 66 गांव, 40,000 लोग लाभान्वित। आपने पानी के अलावा मतलब पानी की दिशा में चलते हुए ही किसानों को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया जिससे कि पानी बच सके। और दूसरी जो सबसे खास बात यह है कि रसायन मुक्त खेती हो और जैविक खेती हो। क्या लगता है आपको कितना भयावह है जिस प्रकार से रसायन इस समय प्रयोग में आ रहे हैं? रसायन का प्रयोग मैं समझता हूँ खेती के लिए बहुत भयावह है, क्योंकि मेरे को जो बताया गया कृषि के विशेषज्ञों से जब बात हुई थी, जब उन्होंने बताया था आज अगर 1 केजी रसायन यूज़ होता है तो अगले वर्ष 1 केजी से अधिक रसायन यूज़ होगा उतनी ही मात्रा में प्रोड्यूस आने के लिए। अगर ये कमती या उतना ही रसायन अगर यूज़ हुआ तो मात्रा प्रोड्यूस की कमती हो जाएगी, ये एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि रसायन यूज़ होने से जो खेत की मिट्टी है वो ख़राब होने लग जाती है, उसके अंदर मिट्टी के अंदर रसायन रिसने लग जाता है, और रसायन अगर रिसने लग जाता है तो मिट्टी ख़राब हो जाती है। उसके बाद आप दूसरी फसल उगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। और जब हमने शुरू किया तो हमने ये कहा कि किसानों को हम जैविक खेती की तरफ लेके जाएंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस एरिया के 90% किसान ज़रूर होंगे, 90 होंगे, 95% तक होंगे जो केमिकल खेती नहीं करते होंगे, केवल जैविक खेती से ही काम करते होंगे। और पहले किसानों को ये सोच हुआ करती थी जैविक खेती मतलब कमती प्रोड्यूस। आज हम लोगों ने उनको तकनीक की वजह से दिखा दिया कि जैविक खेती से कमती प्रोड्यूस नहीं, अधिक प्रोड्यूस हो सकती है। एक और वहम था लोगों को, एक और प्रश्न था लोगों के कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, पैसा भी लगता है, परंतु उसका भाव वो नहीं मिलता जो जनरल उसका मिलता है, मतलब लगभग बराबर रहता है, ज़्यादा नहीं मिलता। तो क्या अब यहाँ पर ऐसा हुआ है कि लोगों को उसका ज़्यादा अच्छा भाव मिलने लगा है? ऑर्गेनिक खेती के लिए भाव कम तो नहीं ही हुआ है, वो इसका तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि लोगों को क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस चाहिए रादर देन कि क्योंकि ये जैविक है तो हम नहीं खाएंगे, बल्कि लोग ये चाहते हैं जैविक हो तो उसके अंदर केमिकल नहीं है तो वो हम खाएंगे। जो उसका भाव है वो शायद किसान को अधिक नहीं मिला है उसका, परंतु इसका किसान को कोई नुकसान नहीं है अगर अधिक भाव नहीं, क्योंकि खेती बढ़ गई है तो उसको फ़ायदा मिल गया है, तो भाव की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। हर साल 5 करोड़ लीटर से ज्यादा जल संग्रह क्षमता और अब तक 41 करोड़ लीटर पानी संग्रहित, 46 रिचार्ज कुएं, 3660 सोख गड्ढे, 5 तालाब, 1200 मिलियन लीटर भूजल रिचार्ज। पहले 17,600 मिलियन लीटर दोहन, अब घटकर 10,800 मिलियन लीटर। ये आंकड़े नहीं, ये जीवन की वापसी है। 1700 किसान, 3300 हेक्टेयर क्षेत्र, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हर साल 6,830 मिलियन लीटर पानी की बचत और 8 करोड़ से ज्यादा आय में बढ़ोतरी। आगे आने वाली पीढ़ी जो कि खेतों से दूर भाग रही है, खेतों से दूर जा रही है, गांव से पलायन कर रही हैं, और अगर किसान के बच्चों को छोड़ के बिजनेसमैन के बच्चों को भी बात करें तो वो भी एग्री स्टार्टअप्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, क्योंकि आप एक उद्योगपति भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या है एग्रीकल्चर का जो स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर का जो उद्योग है, वो कितना लाभदायक है? एक समय में मैं सोचा करता था कि रियलिटी में किसानी में कोई आमदनी है नहीं, किसान बेचारा गरीब ही है और आगे भी गरीब ही रहेगा। लेकिन जब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ और मैंने किसानी देखना शुरू किया है और मैंने एक्सपर्ट से बात करना शुरू किया है, किसानी में तो आमदनी चालू हो गई है। अगर हमारे किसान कमा सकते हैं तो दूसरे किसान क्यों नहीं कमा सकते हैं? क्या फ़र्क है? यहाँ के किसान और दूसरे किसानों में कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा है कि क्योंकि आमदनी शुरू हो गई है तो यहाँ का जो युवा है अब भागना बंद कर दिया है, पलायन उसका बंद हो गया है। अब वापस यहीं पे आ गए हैं, खेती करने लग गए हैं और खेती में कमाने लग गए हैं। और युवा होने के कारण वो उनकी जो हैबिट है कि वो नई नई जगह देखें,
पढ़ने की कोशिश करें, कहीं से समझने की कोशिश करें। वहाँ से उन्होंने ये देखा है कि मैं अपने खेत में और क्या बेटर कर सकता हूँ। ये युवा की खेती को देन है। तो ये हमारे यहाँ होना शुरू हो गया है। कितने दिन में सर आप आ जाते हैं राजस्थान या अपने गांव, इन खेतों की मिट्टी में अपने गांव की मिट्टी की महक को देखने के लिए? मैं 1 महीने में 1 चक्कर तो लगा ही लेता हूँ, और कम से कम 2 दिन तो रह ही जाता हूँ यहाँ पे, जिससे कि लोगों से मुलाकात भी हो सके। गर्मी के समय तो गांव जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सर्दी के समय मैं हर समय गांव विज़िट भी करता हूँ। वहाँ किसानों से, गांव वालों से बात भी करता हूँ, गांव घूमता भी हूँ, उनकी स्वच्छता का निरीक्षण भी करता हूँ, क्योंकि हमारा काम पानी, खेती और स्वच्छता 3 चीज़ों को लेके है। तो स्वच्छता का निरीक्षण भी करता हूँ, और गांव जाके बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक बार तो गांव वालों ने हमारे साथ गांव वालों ने हमें बाजरे की रोटी खिलाई थी, बहुत अच्छा लगा था। उत्पादन में 22% से 50% तक वृद्धि। किसान मेले, संगोष्ठियां, नई तकनीक। अब किसान सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी से खेती कर रहा है। 2 लाख से ज्यादा पौधे, 202 बाग विकसित। सूखी धरती अब हरियाली में बदल चुकी है। 1360 शौचालय, 22 खुले में शौच मुक्त गांव, 4 प्लास्टिक फ्री गांव, 39 महिला समूह, 501 महिलाएं। ये विकास नहीं, एक सामाजिक परिवर्तन है। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को फील्ड पर, जिसे कहते हैं धरातल पर, जिसे बहुत तरीके से देख रहे हैं भूपेंद्र पालीवाल जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कितना मुश्किल है और अब तक कहाँ तक पहुँची उनकी ये मुहिम, जो उन्होंने झुंझुनू और के चिड़ावा क्षेत्र के आसपास के गाँव में प्रारंभ की है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, श्रीयुत रघुहरि डालमिया जी द्वारा रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान की यह स्थापना की गई, और 2004 में जब उन्होंने यहाँ के प्रबुद्धजनों के साथ में कोई डिस्कशंस किए, तो उन्होंने ये जाना कि लोगों का ये मानना था कि जी आप यदि कुछ करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए, तो आप पानी और पर्यावरण के विषय पे कार्य करिए, क्योंकि धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में पानी की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता कम हो रही है, लोग पेड़ काट रहे ज़्यादा हैं, लगा रहे कम हैं। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के आदरणीय श्री रघुहरि डालमिया जी ने विचार किया और ये तय किया कि हम चिड़ावा में उन गाँवों में काम करेंगे जिन गाँवों के अंदर पानी की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एटलीस्ट हम ये इंश्योर करें कि उनको वर्षा जल संग्रहण कुंड के माध्यम से पूरे वर्ष भर पीने के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो जाए। तो इसको देखते हुए सबसे पहले एक गोदारा का बास गाँव में पहला टाँका बनाया गया, और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि 2004 में जो टाँका बना था, जो वर्षा जल संग्रहण कुंड बना था, आज भी वो वर्षा जल संग्रहण कुंड बिल्कुल यथावत कार्य कर रहा है, और 20,000 लीटर का उस समय वो टाँका बनाया गया था। उसी क्रम में चलते हुए अभी तक लगभग हम लोग 5,500 टाँके वर्षा जल संग्रहण कुंड के बना चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ लीटर वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इस क्रिया को बढ़ाते हुए पहले वर्षा जल संग्रहण कुंड बनाए, उसके बाद में फिर ये लगा कि नहीं, भूजल को कैसे बढ़ाया जाए, तो फिर पुनर्भरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। पुनर्भरण की प्रक्रिया में जो पुनर्भरण कूप बनाए गए, हमने जो पुराने अबंडेंट कुएँ जिनको कि अब लोगों ने छोड़ दिया है, जो कभी शेखावाटी की शान हुआ करते थे, 4 मरुए के कुएँ, 6 मरुए के कुएँ, हमने उन कुओं को इस्तेमाल किया, और हमने ये कहा कि जिन कुओं ने हमारे पूर्वजों को पानी पिलाया है, हम यदि उन कुओं को आज पानी पिलाएंगे तो ये ही कुएँ आगे आने वाले नस्लों को, हमारी को वापस पानी उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रेरणा के साथ हमने उन पुराने कुओं को रिचार्ज करना प्रारंभ किया। हम यदि बात करें तो चिड़ावा पंचायत समिति के पूरे 89 गाँव तक हम पहुंच चुके हैं, और यदि मैं पूरे झुंझुनू ज़िले के गाँवों की बात करूं तो लगभग हम 106 गाँव अभी तक हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं, जिनमें कि विभिन्न गतिविधियां हैं। बहुत से गांव तो ऐसे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि चिड़ावा के ही लगभग 80% गांव ऐसे हैं जिनमें कि वर्षा जल संग्रहण कुंड एक घर में गरीब परिवार को ढूंढ के, जिसके पानी की सुविधा नहीं थी, उसके हमने उपलब्ध कराया है। जहाँ खेती की जहाँ तक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अधिकतम जो इस्तेमाल है भूजल का, दोहन मैं कहूँ तो वो हमारे कृषकों के द्वारा है। जब हमने 2013-14 के अंदर इसीलिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें केवल 10 किसानों को लेकर के हमने एक कार्य प्रारंभ किया, और हमने उन 10 किसानों का
एक सर्वे किया और हमने ये जानना चाहा कि आखिर हमारे किसान खेती कर किस तरीके से रहे हैं। तो हमने ये पाया कि हमारे क्षेत्र के किसान अनभिज्ञता के कारण या अभी की जो नई तकनीक है उसके अभाव के कारण पानी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। और वो हमने ये इस तरीके से पाया कि हमने देखा कि जहाँ गेहूं में 6 पानी केवी के अबू सर जो हमारा है वो या पूसा के साइंटिस्ट जो सजेस्ट करते हैं कि 6 पानी में आपका गेहूं हो जाना चाहिए, वो हमारे यहाँ 12 पानी और 14 पानी हमारे किसान दे रहे थे। हमने ये महसूस किया कि हमारा कोई किसान सीड ट्रीटमेंट करता ही नहीं है। हमने ये देखा कि सीड ट्रीटमेंट के अलावा यदि हम देखें तो कभी सॉइल टेस्टिंग नहीं कराई है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमने देखा कि उनका झुकाव बिल्कुल भी नहीं है, केमिकल फार्मिंग वो लोग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने स्टार्ट किया। हमने शुरुआत करी 10 किसानों से, फिर एक गांव के 50 किसान लिए और उसी के साथ हम बढ़ते हम लगभग 7,500 किसानों तक हमने हमारी पहुंच बनाई। उस पहुंच के तहत हम ये करते थे कि 4 बीघा ज़मीन का बीज हम उनको देते थे। बस उनकी शर्त हमारी ये होती थी कि इस 4 बीघा ज़मीन पे आप हमारे हिसाब से खेती करेंगे, हम जो आपको प्रशिक्षण देंगे उस प्रशिक्षण के अनुसार आप उसकी खेती को करेंगे। तो वो कार्य उन्होंने किया। किसानों को बहुत जल्दी ये बात समझ में आई कि 4 बीघा में वो अत्यधिक उत्पादन भी ले पा रहे हैं, पानी भी कम लग रहा है, गुणवत्ता भी अच्छी आ रही है। तो ऐसी समस्याएं शुरू में अनभिज्ञता के कारण आई। जब मार्केट की उपलब्धता नहीं थी, उनको ये लगता था कि ये गेहूं भी वैसे ही बिकेगा जैसे दूसरा बिकता है, ये सरसों भी वैसे ही बिकेगी। लेकिन बाद में जब लोगों में, अब आज की तारीख में और ख़ासकर मैं बात करूं कोरोना के बाद से जो एक अवेयरनेस लोगों में आई है स्वास्थ्य के प्रति, उसके बाद से हमने ये देखा है कि हमारे बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिनकी की खड़ी फसल बिकती है, बुक होती है उनकी कि ये इस बार आपका गेहूं मेरे को देना है, इस बार आपका गेहूं मेरे को देना है। तो उस लेवल का अवेयरनेस लोगों में आई है और जैविक खेती के प्रति बहुत रुझान लोगों का बढ़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि पूरा का पूरा गांव ऑर्गेनिक हो गया क्या, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम जितने किसानों के साथ कर रहे हैं, लगभग 20% से ज़्यादा किसान, अब हमारे 20-22% के किसान ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ गए हैं। और ऑर्गेनिक खेती में मैं छोटा सा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऑर्गेनिक खेती में भी हमारा प्रयास ये है कि कोई बहुत बड़ा एफर्ट करके ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं जाया जाए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बायो एंजाइम है, वेस्ट डिकम्पोजर है, ये वो चीज़ें हैं जिनमें कि कोई खर्चा नहीं है, जिनके माध्यम से वो अपनी खेती को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सफलता को अपने गांव के नाम कर देता है तो वो सिर्फ काम नहीं करता, इतिहास लिखता है। चिड़ावा आज एक मिसाल है। पानी बचाओ तो भविष्य बचाओ, किसान सशक्त तो देश मजबूत, क्योंकि असली महानायक वही है जो अपनी मिट्टी को अपनी पहचान बना ले। जिस समय आपने काम शुरू किया होगा या जिस समय सोचा होगा ऐसा काम करूंगा, तब उस समय लगा था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे, या लोगों का क्या रिएक्शन था, और आज आपको कैसा लगता है, लोगों को इस बारे में राय कैसी है? जब आरंभ किया था ये काम, उस समय खुशी से आरंभ किया था कि ये करना है। मेरे को, हम जैसी एक्सपर्ट से बात किए तो उन्होंने कहा जी आप फिक्र मत करिए, 5 साल इसके अंदर सारे गांवों में आपका काम हो जाएगा। अब 5 साल के बाद आप चाहें और इसको बढ़ा सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। 5 साल में पूरे चिड़ावा पंचायत समिति का काम हो गया। आज 20 साल हो गए। कोई भी काम इस तरह का जो गांव में के अंदर जो काम होता है, कभी समाप्ति नहीं होती है, क्योंकि जब आप गांव में घुसते हैं, गांव वालों से बातचीत करते हैं, तो एक के बाद एक दूसरी बात आ जाती है। हमने काम शुरू किया था पानी के साथ। पानी के साथ शुरू हो गया रिचार्ज वेल। रिचार्ज वेल के साथ शुरू हो गया कि हम गाँव की स्वच्छता को कैसे मेंटेन करें, कि गांव में पानी बहता रहता है, उसको क्लीन रहना चाहिए, सूखी गलियां सूखी रहनी चाहिए, तो स्वच्छता के ऊपर काम शुरू हो गया। फिर पानी की बात आई तो बोले जी कंजम्पशन कमती होना चाहिए, आप पानी तो बचा लेंगे, कंजम्पशन कमती होना चाहिए, तो खेती के ऊपर काम शुरू हो गया। इस तरह से बढ़ता ही चला जा रहा है। प्लास्टिक फ्री गांव, ये कैंपेन हमारा शुरू हो गया। ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब इच्छा ये हो रही है कि पंचायत समिति बाहर के गाँवों को हम उठाएं, बाहर के गाँव में काम करें। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो उसके और आगे के गाँव में काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता है।
और कहीं तो ये होता है कि यार काम पूरा हो गया, निकलो यहाँ से। मन तो करना चाहिए निकलने का, तो यहाँ पे समा गए हैं। मतलब मैं तो एक तरह से बिल्कुल समा गया हूँ यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल। ये बस ये जो भाव होते हैं मिट्टी के प्रति, ये जो समर्पण होता है, जो संकल्प होता है, ये जो संघर्ष होता है, ये जब सफल होता है तो कुछ इस तरह की फीलिंग आती है। सर, भविष्य की क्या योजनाएं हैं और हमारे युवाओं को क्या आप पर्यावरण के प्रति संदेश देना चाहेंगे? पहले भविष्य की योजना। हमारी भविष्य की योजना यही है कि काम तो यही लिमिटेड है जो हम लोग कर रहे हैं। अब कितने गांवों तक हम इसको पहुंचा सकते हैं? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, चढ़ावा पंचायत समिति के बाहर हमने 6-8 गांव शुरू किए हैं, लेकिन 6-8 गांव तो नहीं है, कई सारे गांव हैं। 2 साल बाद हम उन गांवों को भी पकड़ेंगे। धीरे धीरे हमारी इच्छा है कि पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं। यदि संभव हो पाया और हम कर पाए तो पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। सीमा कुछ नहीं है और योजना कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ परपेचुअल है, परपेचुअल में योजना कहाँ से आएगी? जहाँ तक युवा का सवाल है, मैं हमेशा युवा से बात करता हूँ, भैया अपनी धरती, अपना काम। नौकरी दूसरे के लिए काम कर रहे हो, खेती अपने लिए काम कर रहे हो, या कोई भी काम करो आप अपने लिए काम कर रहे हो। जहाँ तक हो सके अपने लिए काम करो। दूसरे खुद जितनी मेहनत तुम करोगे आपको सैलरी मिलेगी, कमाई दूसरे की होगी। तो अपने लिए काम करोगे तो अपनी कमाई होगी, अपनी कमाई होगी तो परिवार के लिए बेटरमेंट होगा, परिवार के लिए बेटरमेंट होगा तो आपके गांव के लिए बेटरमेंट होगा। आपके मन में भी आएगा कि आप गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। अपनी कमाई में से थोड़ा बहुत गांव के लिए भी सब खर्च कर पाओगे। नौकरी करोगे तो सारा कुछ केवल परिवार में जाएगा। अपनी कमाई करोगे तो आप गांव के ऊपर भी 5% 10% खर्च कर सकोगे। गांव की स्वच्छता के लिए कह लो, गांव के किसी गरीब व्यक्ति के लिए कह लो, गांव की किसी गरीब लड़की के विवाह के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए बारे में कह लो। गांव वाले अपेक्षा करेंगे युवा से कि आज का युवा आज गांव में ही रहे और गांव के लिए ही कुछ करे। यही मैं युवाओं से बोलना चाहूँगा। नैनों में था रास्ता, पलकों में था गांव, हुई न पूरी यात्रा, जख्मी हो गए पाँव। जी हाँ, गांव जगह ही ऐसी है जहाँ हर बार आने का मन करता है। और हमारे मिट्टी के जो महानायक हैं वो गांव से निकलते हैं और गांव की तरफ वापस लौटते हैं, गांव को ये बताने के लिए कि जो सड़क गांव से शहर की ओर जाती थी वही सड़क अब शहर से गांव की ओर वापस आ रही है। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे मिट्टी के महानायक में किसी और महानायक के साथ। तब तक देखते रहिए आज की खबर।